ख़वातीन व हज़रात, अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी से बात की है, या तो वो सियासतदान या फौजी या कोई खिलाड़ी। पहली मर्तबा यहाँ कुछ साल पहले शाह साहब के कहने पे मैंने राहत फ़तेह साहब का इंटरव्यू किया था, बातचीत की थी, इंटरव्यू किया। और आज मुझे माहिरा से कुछ बात करना है। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो अदाकाराएँ हैं, मैंने उनके लिए बहुत लिखा। उज़्मा गिलानी, खालिदा रियासत, समीना अहमद, सानिया सईद, रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, बदर खलील, बहुत लिखा है इनके लिए। अभी तक मैंने कोई खेल माहिरा के लिए नहीं लिखा, क्योंकि जब से मैंने लिखना बंद किया है उस वक्त माहिरा मशहूर हो गई थी। मैं माहिरा से बात शुरू करता हूँ। इस मैदान में क्यों आई? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं इस वक्त आपके सामने बैठ कर। नहीं, मुझसे मत डरे, मैं उधर मुँह करके पूछ रहा हूँ। एक और अच्छा घराना, पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छे बाप, पहली दफ़ा मेरी अम्मा मुझे, मामू बहुत अच्छे। इजाज़त कैसे मिल गई अदाकारी की? इजाज़त इस तरह मिली। खैर, मैं आपको इजाज़त से पहले की कहानी सुनाती हूँ। जब छोटी थी तो हमारे यहाँ वैसे मूवीज़ नहीं इस तरह देखी जाती थी, फिल्में नहीं देखी जाती थी, लेकिन गाने, थोड़ी बहुत शायरी, अम्मा को बहुत शौक़ था कि वो इधर से उधर टहलते हुए गाती थी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके, पता नहीं वो इसलिए गाती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरे लिए लिखा है या उनको शौक़ था गाने का, ये मैं नहीं कह सकती। उनकी शक्ल बहुत अच्छी थी, कौकब की। अभी ये, भी बहुत ये अच्छी रही है। सामने बैठी। जी जी, बैठी हुई है। और कौकब मेरे लिए मेरी बेटी की तरह ही है। जब माहिरा पैदा हुई थी तो मैं हॉस्पिटल पे था जहाँ ये पैदा हुई थी, इनके बाप के साथ। तो ऐसी चीज़ें देखी थी, सुनी थी। और मुझे ये याद है कि एक फ़िल्म हम VCR पे लेके आए थे, जो कि जब मैं देख रही थी तो उसी वक्त मैंने जब वो एक्ट्रेस थी, एक थोड़ा सा डांस था और वो खूबसूरत लग रही थी, एंड आई वाज लाइक, ये मुझे ये करना है। और आई थिंक यूं करना है या वो कर रही थी? वो जो कर रही थी वो करना है। और अम्मा को जाके शायद कहा भी कि ये मुझे ये करना है। और फिर एक चीज़ हो गई कि मैं हमेशा अपनी कज़न्स के साथ कहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं ये बनूंगी। फिर थोड़ी सी एक पुशबैक भी था, क्योंकि नानी को ये बात कुछ जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी। उनका ये कहना था कि इतनी अच्छी पढ़ने लिखने में है तो क्यों जाना है इसको इस फील्ड में। तो मैंने कहा ठीक है। खैर, वो बात चली गई, मैं बाहर पढ़ने भी चली गई। वापस आई तो कुछ ऐसा हुआ कि गज़नफ़र साहब सब जानते हैं, गज़नफ़र अली, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन उस वक्त इंडस म्यूज़िक MTV होता था और उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा तुम VJ बन जाओ। मैंने कहा मुझे VJ नहीं बनना, मुझे मूवीज़ में काम करना है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई मूवीज़ बनती ही नहीं है, तो तुम ये कर लो। तो उस तरह शुरू हुआ। इजाज़त मांगी अम्मा अब्बा से। अब्बा और अम्मा ने हमेशा एक ही चीज़ कही, और उस वक्त भी ये कहा था, अब्बा ने कहा था कि देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस टू एवरीथिंग इन लाइफ, देयर इज़ अ प्राइस वी पे। सो लॉन्ग एज यू नो दैट इट्स योर लाइफ, जो करना है करो, मगर याद रखो कि जो भी चॉइस तुम करोगी उसकी एक कॉस्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। और इस तरह शुरू हुआ।
और फिर शुएब साहब की कॉल आई और फिर तो शोएब साहब की कॉल किस लिए आई थी? शुएब साहब की कॉल इस तरह आई थी कि उन्होंने मुझे टीवी पे देखा और वो बना रहे थे बोल, और उन्होंने एक मैसेज भेजा कि प्लीज़ कॉल शुएब मंसूर। पता नहीं शुएब मंसूर मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, हालांकि दिल में खुशी थी। और बहुत खुशी थी कि अगर ये हैं शुएब मंसूर तो ऑब्वियसली शायद फिल्म के लिए कॉल कर रहे हैं। खैर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैंने आपको टीवी पे देखा है और मुझे लगता है कि आप उसमें जचेंगी, एक रोल है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तो आप करना चाहती हैं? मैंने कहा मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन अम्मा अब्बा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, चलें ठीक है, और कुछ? मैंने कहा शुएब साहब अभी अभी मेरा एक बेबी हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ तो मैंने कहा मतलब कि तो बता देती हैं कि मैं बोल पढ़वा चुकी हूँ। नहीं तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, बेबी हो चुका है? मैंने कहा मतलब अभी हुआ है, मतलब एक्चुअली अजलान मेरे हाथ में था, मेरी गोद में था और शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने कहा तो क्या होता है? तुम्हें पता है कि हमारे ज़माने में तो बच्चे सेट पे हुआ करते थे। हाँ, वो जब डायरेक्ट बुशरा उस ज़माने में वो डायरेक्टर बदमाश होते थे। शोएब शरीफ आदमी। तो खैर वो बुशरा अंसारी साहब और सारी उन एक्ट्रेसेस की बात कर रहे थे जो उस वक्त जिनके बच्चे भी होते थे, वो स्कूल उठाने जाते थे, ड्रॉप करने जाती थी, खाना पकाती थी, फिर वापस पीटीवी के सेट पे आते थे। ये पूरा मुझे उन्होंने समझाया। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। खैर फिर इजाज़त मिल गई, फिर मैं, अम्मा, अब्बा और अजलान चारों के चारों लाहौर गए बोल की शूट के लिए। पैसे मिले बोल के? अच्छा, अगला सवाल। क्योंकि इस शौक़ के लिए एक आमदनी का ज़रिया होता है, सही। उसका जब तक मुआवजा हासिल ना हो तो फिर काम करके मज़ा नहीं आता। अब बाज़ बहुत अच्छा काम है तो बग़ैर मुआवजे के भी काम है, बिल्कुल दिल लगा कर है उसमें तो ठीक है। आपका स्क्रिप्ट पढ़ती हैं आप पहले अदाकारी करने जी से? बिल्कुल। सीधा हाथ उठाए कहें तो कई प्लेस मैंने आपके देखे हैं जिसमें आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। अब मैं चाहूंगी कि क्योंकि उन प्लेस स्क्रिप्ट के अगर पढ़ा नाम हुआ ले लें होता आप। तो डायलॉग याद होता है। हाँ, जी मकालमा याद होता है अगर स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ हो तो। कई जगह आप मुस्कुराहट के साथ काम लेके वो जुमला नहीं बोलती। मुझे लगता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा होता है, डायलॉग अच्छा होता है तो फिर तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। सही कह रही। कई दफ़ा बड़े बड़े जुमले होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और आप मना कर दिया करो कि इतने बड़े बुरी बात है इतना लिखना। है ना? एक डायलॉग के लिए दो मतलब 50 सेकंड या 1 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3-3 पेज की तकरीर होती है आजकल के स्क्रिप्ट में। 3 पेजेस तो कुछ भी नहीं है मामू। मतलब ऐसा होता है कि और वही चीज़ रिपीट हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें वो तो कांस्टेंट रिपीट पे चलती हैं। तुमने आज मुझे मेरी औकात याद दिला दी। ये हर फिल्म में है, वो मियाँ बीवी ये हर से भी, ड्रामे में ये मतलब हर ड्रामे में यही है। ये जुमला खानसामा से मालिकन कहती है आज मैं तुम्हें मेरी औकात याद दिलाऊं। बिल्कुल। मियाँ बीवी से कहते हैं मैं आज तुम्हें मेरी औकात याद। बेटी बाप से कहती है अब्बा मैं आपको आज आपकी औकात याद दिलाऊंगी। ये जुमला, और हर एक के दोनों के हाथ में सेल फोन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सितारा और मेहरुनिसा था, उसमें भी 2 बहनें ही थीं, कज़न्स थीं। मैं एक ड्रामा कर रही थी और 5 साल बाद आई थिंक मैंने वापस एक ड्रामा किया था, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले। और मैं कॉन्स्टेंटली लड़ती थी कि इसको हम चेंज क्यों नहीं करते। और मैं सितारा और मेहरुनिसा की एग्जांपल देती थी, मुझे डांटिएगा मत, लेकिन क्योंकि वही मेरे दिमाग में आता था कि
वहाँ भी 2 कज़न्स थी, एक 2 वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज़, बट उसको जिस तरह आपने लिखा था, वो जिस तरह डायरेक्टेड था, उसमें हमें कभी ये नहीं लगा कि ये 2 औरतें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। वो एक कंपटीशन जो डीप सीटेड हम लोग देखते हैं, हमारे ख़ानदानों में होता है, जो शायद माओ की वजह से या किसी फुप्पी की वजह से या जो भी है, वो हम बहुत उसको हमने बड़े अलग तरीके से देखा। वही एक सिनारियो है, लेकिन आज हम देखते हैं कि 2 औरतें लड़ रही हैं, चीख रही हैं, जहर एक दूसरे को दे रही हैं। आई मीन व्हाई? अब 2 औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ मैं इसकी, जो अभी बात की है। मैं, क्योंकि मुझ पे पाबंदी है नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल है, सियासी बताएं। बात करने की, नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक हालात ऐसे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो ये मिसाल दी, क्योंकि अभी जब आपने कहा ना कि जहर उगल रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैंने मिसाल दी। वो तो हर जगह भी, असली ज़िंदगी में भी होता है ऐसा। और जबकि दोनों एक्ट्रेस हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने सितारा और मेहरुनिसा लिखा था, तो उस वक्त असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता? उसमें बेटा, जब मैंने वो लिखा ना, उसमें कोई ज़बरदस्ती का मकालमा नहीं था। सही। जो बातचीत घरों में होती है, डाइनिंग टेबल पे होती है, दफ्तर जाते वक्त होती है, वही बातचीत थी उसमें। कोई ज़बरदस्ती का, अब ये एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर दरवाज़ा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी में भूल जाता हूँ। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मकालमा जाना है उसके अंदर। तो ये कि मगर आप बेटा इस मुकाम पर हैं कि आप मना कर सकती हैं, ये स्क्रिप्ट मैं नहीं करूँगी। सही बात है, और मैंने बहुत दफ़ा मना की। नहीं, स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट को। जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और आई मीन, बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूँगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूँगा, सच? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने एक प्ले लिखा है, और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। तो उसका नाम है पाबंदी। नहीं, पाबंदी का मतलब है पाबंदी अलग है। तो उस पाबंदी के ऊपर है कि पाबंदियां घर में कैसे लगती हैं, दफ्तरों में कैसे लगती हैं, एक लड़की पर शादी में कैसे पाबंदी लगती है। ये पाबंदी एक लड़की की ज़िंदगी में हर मरहले पर उसको मिलती है। सही बात है, ये बड़ी अच्छी कहानी है ये। और ये बड़ी सच्ची कहानी है। हाँ हाँ, ये होता है यहाँ बिल्कुल। औसत दर्जे के घरानों की लड़कियों के साथ ही पेश होता है। अगर वो पढ़ी लिखी ज़रा सी नहीं है, फिर वो उनको ज़िंदगी भर ये फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है पढ़ी लिखी से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और आई होप कि आज यहाँ जो लड़कियाँ हैं, मैं हमेशा जब कभी जाती हूँ लेक्चर्स पे, मैं मुझसे पूछते हैं कि आप एक चीज़ लड़की जो कह सकती हैं, एक एडवाइस क्या देंगी लड़कियों को। फिर मैं अपने बारे में सोचती हूँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना कर पाती, बहुत सारी चॉइसेस सही बात नहीं है। पाती, और हम उस पर एम्फसाइज नहीं करते।
मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, एक बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि तो मायरा, अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए, उसको तूल देना नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है मियाँ बीवी में तो जितनी जल्दी हो सके उससे निकल जाना चाहिए। मुझे, मैं थोड़ी देर और वक्त आपके साथ गुजारूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्केस्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस, कि इस वक्त मुझे नहीं समझ में। नहीं, मेरा मतलब नहीं, ये आप सीरियस हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात की मैंने, और ये कि ज़िंदगी माशाल्लाह आप जो ज़िंदगी गुजार रही हैं बहुत कम नसीब होती है लड़कियों को, जिस मज़े में आप हैं। सब चाहते हैं आपको, हर कोई चाहता है कि आप उसके ड्रामे में काम करें। आप हिंदुस्तान में भी काम कराई, तो वहाँ का कैसा लगा आपको हिंदुस्तान का? बहुत अच्छा लगा, एक रईस के पाले पड़ी थी आप। बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटी थी तो जो फिल्में देखती थी, मेरे ज़माने के जो हीरो थे वो शाहरुख खान थे, और बहुत सख्त प्यार था और बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि है कितना मज़ा आएगा अगर मैं एक दिन शाहरुख खान के साथ काम करूं। ये सोचना भी मुझे लगता है उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो कि शायद मिले ना मिले, उस वक्त तो ऐसा लगता था कभी भी नहीं मिल सकता। तो the fact that I got to do it, it was a very big thing. तो शाहरुख खान में, इसे बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान में और आप में नाक के अलावा और क्या कॉमन है? मुझे आपकी नाक बहुत पसंद है, कसम का। कसम खुदा की, बहुत अच्छी नाक है। अच्छा, मुझे भी आपकी नाक, मुझे ऐसी नाक, मुझे ठीक है। नहीं नहीं सच में, मगर शाहरुख की नाक जरा सी मैं आपको एक चीज़ तबाही है, बताऊं, नाक में दम है वो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबके बहुत लोगों ने कहा कि अपनी नाक फिक्स करा लो, नाक फिक्स बिल्कुल करा। नहीं। बिल्कुल नहीं, नाक कटवा दी तो फिर क्या रह गया। और मगर आप यकीन माने कि जब मैं और शाहरुख एक फ्रेम में आते थे तो एक दिन आई स्वेयर उन्होंने खुद मुझे कहा, उन्होंने कहा देखो देखो देखो, दिस इज द वॉर ऑफ द नोजेस। तो खैर हम दोनों में ये आई थिंक कॉमन है कि आई थिंक कि हम दोनों को इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, और सिर्फ अपने अपने आप से नहीं कि ओ मेरा काम अच्छा हो जाए। मुझे लगता है हम दोनों को इस पूरी फील्ड से बहुत प्यार है। लाइक मैं उनको देखती थी काम करते हुए, स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन, हर किसी से बातचीत, हर किसी से एक तरीके से बात करते थे। आई लाइक दैट अबाउट हिम, ही वर्क्स रियली हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं। तो वो मैंने एक चीज़ सीखी कि आप चाहे जितने भी बड़े स्टार हो जाए, आप उसी तरह मेहनत करें। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर के साथ फिल्म में काम करना बहुत बड़ी बात है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ मैंने यहाँ हर उस एक्टर के साथ देखी है जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा एक्टर है, चाहे वो बुशरा आपा हो या जावेद साहब हो। टाइम पे आना, अपनी पूरे घंटे लगाना, उफ नहीं करना, बैठे हुए होते थे। मैं जावेद साहब से, ये लोग पेमेंट पहले ले लेते हैं ना। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो ये फिर एक फिल्म आई आपकी जिसमें आपने रक्स किया, 3 डांसेस थे आपके शायद उस फिल्म में जी, वो कहाँ सीखा आपने? मुझे बहुत अच्छा डांस कर रही थी। बोले सही हैं। हाँ, बहुत जी, अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली कभी डांस नहीं सीखा है,
वो जो स्टेप्स और थे बगैर अम्मा ने सीखे। मुझे सीखने नहीं दिया जब लाइसियम में एक दफ़ा। बहुत मैं नाराज़ हूँ उनसे आज तक कि नहीं सीखने दिया। नहीं सीखने दिया। खैर तो वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि आसिम रज़ा उसके डायरेक्टर थे और निगाह जी जो थे वो कोरियोग्राफर थे, और ये कथक करना था। और कथक में एक ठहराव चाहिए होता है, आपके हाथों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और पैरों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और आसिम ने ये कहा हुआ था कि मैं कैमरा नीचे लगाऊंगा ताकि पैर दिखे। वो कभी दिखे ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, कभी भी नहीं, थ्रू आउट। मगर मैंने सीख लिया, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कितने दिन मिलेंगे डांस के रिहर्सल के लिए? उन्होंने कहा 3 दिन। अब 3 दिन में घंटों में खड़ी रहती थी घुंघरू बांध कर और थक 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 करती रहती थी। जिस दिन मैं पहुंची सेट पे, वो जो उमर सईद का जोड़ा था वो एटलीस्ट 5 केजी का होगा या उससे भी ज़्यादा, इतना भारी था वो जोड़ा। और मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो निगाह जी ने मुझे कहा देखिए अब आप हर चीज़ जो भी याद किया है वो छोड़ दें, आप बस इंजॉय करें। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो एक प्रोसेस होता है ना, लर्निंग एंड अनलर्निंग, जो मुझे लगता है आप लोग थिएटर में बहुत ज़्यादा करते हैं, और आई विश कि मैंने थिएटर किया होता, कि सारे डायलॉग्स हर चीज़ याद करने के बाद फिर आप जो भूल के करते हैं स्टेज पे, आई थिंक वो कमाल किया, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कोई प्ले खुद प्रोड्यूस करने का इरादा या प्रोडक्शन में जाने का? मैंने की थी एक प्रोडक्शन, एक है निगार, एक जनरल निगार, आप शायद जानते हैं। मुझे फीलिंग आ रही है कि एक कुछ आपके अंदर से निकलने वाला था जो आपने रोक लिया। नहीं, मुझे आ रही है इतना तो हम भी आपको। मैं मर्द हूँ, क्या निकलने वाला है? मुझे प्ले के बारे में बताएं। तो जी एक टेलीफिल्म बनाई थी, एक है निगार, आप ज़रूर देखिएगा। जनरल निगार जो पाकिस्तान, एंड इन फैक्ट आई थिंक द फर्स्ट मुस्लिम जनरल वाज इन पाकिस्तान, जनरल निगार। तो उनकी बहुत ही एक कमाल कहानी है, और वो हमने बनाई थी। लेकिन प्रोडक्शन जो है ना, मैं प्रोडक्शन उन चीज़ों के लिए करना चाहती हूँ जिसमें मेरा दिल हो, या कुछ ऐसा पढ़ूँ कि कहूँ कि यार ये तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। पैसे के लिए प्रोडक्शन मुझसे तो शायद कभी होगी नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। ISPR वालों ने कभी बुलाया आप किसी प्ले के लिए? किसी प्ले के लिए? एक है निगार ISPR वालों का ही, एक्चुअली हम लेके गए थे उनके पास इजाज़त लेने कि हम जनरल निगार की कहानी बना सकते हैं, तो उन्होंने फिर हमें इजाज़त दे दी थी। पैसा तो नहीं दिया उन्होंने? पैसा नहीं, पैसा नहीं, नहीं, पैसा जो लगाते हैं प्रोडक्शन में। आप ये देखें वहाँ जो है ना, ये जो एक लाइन है जो हमारी इंडस्ट्री की लाइन है, वो अपना सर ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि कल पता नहीं क्या निकलेगा इस पूरे। नहीं, मैं मतलब था कि वो पैसे देते हैं प्लेस के लिए। पैसे किसको देते हैं? डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ISPR वाले? नहीं, उन्होंने हमारी मदद की थी इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जनरली जब हम देखते हैं कहानियाँ, तो हम हमेशा मर्दों के बारे में देखते हैं, और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो हमारे फौज में भी हैं, और उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। तो आई थॉट जनरल निगार की एक स्टोरी है जो बननी ज़रूरी है। उसमें यूनिफॉर्म वगैरह में थी, उसमें यूनिफॉर्म वगैरह पहने हुए। जी, वो देखा है मैंने। देखा? हाँ। नहीं देखा आपने? देखा मैंने। अच्छा। लाइट ब्लू रंग के कपड़े थे उसका, वो यूनिफॉर्म का था। वो देखा मैंने। हम पे आया था? नहीं, हम पे नहीं था। नहीं। चले। दिस वाज वेरी गुड, बिकॉज जनरल निगार तो यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म पहना था आपने, और मेरे ज़्यादातर ड्रामे हम पे चलते हैं, हम पे था ना।
दिस वाज बहुत अच्छा। नहीं, अब आप देखेंगे और ज़रूर देखेंगे क्योंकि आप मेरे लिए लिख रहे हैं कुछ, चलिए, तो ठीक है। देखना तो पड़ेगा। चलिए, अब मुझे अपनी ख़ास बात बताएं। आदत क्या है आपकी, क्या करती हैं सारा दिन? किताब पढ़ने का शौक़ है, किताब नहीं पढ़ती, क्या करती हैं? पुराने गाने सुनती हूँ, कैंडल लगा के, फूल एक अपना एक वाज में सजा के पुराने गाने सुनती हूँ। उसका बहुत शौक़ है, लिखने का शौक़ है। पुराने हिंदुस्तानी गाने, हिंदुस्तानी पुराने गाने। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी सुनती हूँ तो आबिदा परवीन, नुसरत साहब, इस तरह सुनती हूँ। सूफी गाने। तो वो गाने तो नहीं हैं। वो आबिदा परवीन ने कौन सा गाना गाया है? जी गाने गाए हैं नाहिद अख्तर ने, सही। जुबैदा खानम ने, बिल्कुल। नसीम बेगम ने, मैडम नूरजहां ने। फरीदा मुझे एक खानम फिल्म ने। बता दें जिसमें आबिदा परवीन ने गाना गाया है। चलिए, आबिदा की गज़लें, उनकी सराइकी जी। चीज़ें जो हैं वो आजकल नौजवान सब पसंद करते हैं, सब। और हिंदुस्तानी गाने कौन से पसंद हैं आपको? मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। खैर, रफ़ी साहब की क्या बात थी, मुझे उनसे अच्छी आवाज़ किसी की नहीं है। मुझे भी किसी की नहीं। और मुझे गीता दत्त, मुझे पता है कि बहुत सारे, मेरी अपनी दोस्त एक है जो बहुत बड़ी लता जी की फ़ैन है और मैं उससे कॉन्स्टेंटली लड़ती रहती हूँ क्योंकि मुझे गीता दत्त की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 4 गाने बताएं गीता दत्त के बहुत अच्छे। गा के सुनाओ। हाँ हाँ, मैं वही तो ज़रा सा गुनगुना दें बस, ज़रा सा। अच्छा, नहीं नहीं, गा के नहीं सुनाऊंगी। मुझे जाने क्या तूने कही, चलिए, बात कुछ बनी नहीं। तदबीर। जी। तदबीर से बिगड़ी हुई। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। वाह। आज सजन मोहे अंग लगा। जन्म सफल हो जाए। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जलथल हो जाए। अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे अपना बना लो। इसकी अगली लाइन है मुझे अपना बना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक बहुत मज़े की बात, आप शायद मुझे बिलीव ना करें, लेकिन जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज जा रही थी, तो अपने साथ 2 DVDs लेके गई थी। एक प्यासा, गुरुदत्त की प्यासा, और दूसरी DVD थी आंगन टेढ़ा। आनंद। आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। अम्मा से पूछें। और जब मैं लो फील करती थी या उदास होती थी, क्योंकि वहाँ 2 जॉब्स करती थी, थोड़ी सी मुश्किल थी वहाँ ज़िंदगी, कॉलेज ये वो, तो आंगन टेढ़ा लगा लेती थी। जब रोमांस का मूड होता था, जो कि प्यासा रोमांटिक बिल्कुल फिल्म नहीं नहीं है, था, ट्रेजेडी, बिल्कुल नहीं मतलब एक, मगर मुझे ट्रेजेडी में बहुत सुकून मिलता है, तो मैं प्यासा लगा लेती थी। पता नहीं कुछ था उस फिल्म के बारे में, गुरुदत्त के बारे में, उस राइटिंग के बारे में। अब पूरा कराची प्यासा है तो कैसा लग रहा है? पानी नहीं है। आपको पता है वो जो एक लास्ट मोनोलॉग है ना गुरुदत्त का, वो मुझे लगता है वो तब भी होगा, आई एम श्योर उस वक्त शायद इसीलिए लिखा होगा कि उस वक्त भी टाइम ऐसा था, लेकिन मुझे लगता है इट्स फॉर द एजेस। आज भी मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। मेरी प्यासा बहुत अच्छी थी, बहुत। मगर क्योंकि गुरुदत्त को खुद एक्टिंग करने का शौक था हर फिल्म में, और बहुत अजीब उनकी जो शक्ल हीरो वाली नहीं थी, मगर मुझे बहुत। हाँ, मगर वो हर फिल्म में, चौदहवीं के चांद में भी खुद, बाजी में भी खुद, हर लेकिन चीज़। प्यासा तो उन्होंने दिलीप कुमार वो तो को, साहिर पे बनाई थी इन्होंने, साहिर लुधियानवी पे। प्यासा। प्यासा जो फिल्म थी। और मुझे साहिल लुधियानवी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनकी किताब तलखियाँ हैं मेरे मेरे ख्याल में पहले लुधियानवी हैं जो आपको अच्छे लगे। दूसरा कोई बताएं, एक नाम और बता दें लुधियानवी को, सिवाय साहिर के और कोई नहीं है। कैसे?
साहिर के जितने अच्छे फिल्मी गीत साहिर के हैं, बहुत ही अच्छे फिल्मी गीत लिखे हैं साहिर ने। बहुत अच्छे फिल्मी गीत लिखे हैं साहिर ओह, ने। बहुत अच्छे फिल्मी गीत। अभी ना जाओ छोड़कर, जी, कभी कभी, हर चीज हम दोनों के सारे ही गाने बहुत अच्छे थे। बहुत। जैसे हम दोनों, ये जो अभी ना जाओ छोड़ के, फिर हम दोनों, देवानंद, देवानंद की बिल्कुल, फिल्म है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर बात आप मुझ पे क्यों ले जा रही हैं? हम दोनों फिल्म का नाम था। जी जी जी, हम दोनों बिल्कुल फिल्म का नाम है। मालूम है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ओह, और चलें, फिल्में हो गई। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट के अलावा कौन सी अच्छी लगी? मैंने आपकी फिल्म मौला जट 3 दफ़ा देखी। सच? 2 मरतबा अमेरिका में और 1 मरतबा कराची में। 1 मरतबा और देखूंगा ताकि समझ में तो आए। पाकिस्तान की टेक्निकल फिल्मों में इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे आप कहते हैं कि कहानी हर चीज़ होती है, राइट? तो इसमें भी मुझे लगता है आप जो भी कह लें कि टेक्निकल और बहुत बड़ी थी, फिल्म और अच्छी थी, वेरी वेल मेड फिल्म। It was, मगर उसमें मुझे एक बात पे एतराज़ था। फवाद खान उसमें बहुत शराब पीते हैं, मौला शराबी शराब, पहले सीन से जो शराब है जी जी जी, वो। तो मैंने जो अमेरिका में देख रहा था तो मैंने कहा मौला बहुत शराब पी रहा है। तो मेरे साथ शिया बैठे हुए थे, बोले आप मौला मत रहें। मैंने कहा आप कहें फवाद खान शराब पी रहा है, वाला भर के माफ़ी मांगता हूँ। मैं खुद मरसिया पढ़ता हूँ, मेरे दिल में इज़्ज़त है, मैं 8 मुहर्रम का मरसिया पढ़ता हूँ। तो नाम है मौला जट, मौला पी रहा है, तो मैंने कहा मौला शराब पी रहा है। बिल्कुल। मगर जब मौला जट औरों से बात करता है तो वो मौला जट है, बाल यूँ है, यूँ चेहरा है। जब आपसे रोमांटिक सीन करता है तो फवाद बन जाता है, वो मौला जट गायब हो जाता है। आप और फवाद खान होते हैं उस वक्त, जितने रोमांस के सीन हैं आप दोनों के। सच? वो झूले के ऊपर बैठे हुए हैं, जी। ऊपर बैठे हुए हैं, वो फिर मौला जट नहीं है वो। अब मैं क्या करूँ, मैं, क्योंकि तो फिर फवाद से पूछना पड़ेगा। नहीं, आपको बोलना चाहिए था मौला किथे है। मैं मौला किथे है, मुझे तो लग रहा था कि मौला था, मगर अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है मेरा कोई इफेक्ट ऐसा होता होगा कि वो मौला कहीं पीछे रह जाता है। अब मैं क्या बोलूं। अच्छा। लेकिन मैं मुखो रहती हूँ। अच्छा, उसमें पूरी फिल्म में आप मुझे एक लखनऊ के घराने की लड़की लगी। ये मत कहिएगा। कसम खुदा की। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। आपने कौन सा जोड़ा पंजाबी पहना हुआ? क्या चीज़ पंजाबी थी? एक औसत दर्जे के शरीफ घराने की यूपी की लड़की मौला जट की हीरोइन। प्रॉब्लम ये थी कि रोमांस डालना था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे आपने कहा कि फवाद के सामने मुझे ही लाना पड़ा उनको, शायद ये हुआ। लेकिन मैंने देखिए मैंने बहुत कोशिश की कि जितनी मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, और मेरे पंजाबी अगर इंस्ट्रक्टर उतनी ने तो मेहनत कहा कि आप बहुत जर्मन ज़बान पे करती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बोलती है। किस पे? जर्मन सीख जाती है। मैं कह रही हूँ क्या होगा, इतनी मेहनत की पंजाबी में आपने उसमें। मगर फिर ओवरऑल 3 दफ़ा मैंने देखी, तीनों दफ़ा मुझे मज़ा आया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बिल्कुल लगी। बिल्कुल। और बहुत मेहनत हुई है उसमें, और बहुत आई थिंक फियरलेसली बनाई है। बिलाल ने घर भी बुलाया, फिर मैं मुबारकबाद दी जाके, और बहुत खुश थे। अच्छा, अब एक बात तो ये लोग सुन नहीं रहे, कितने पैसे मिले? तो कमाई हुई है उसकी। तो लेकिन हमारी थोड़ी कमाई हुई है। तो आपकी वजह से तो चली है। फिर से बोलिएगा जरा। आपकी वजह से तो फिल्म चली है, क्योंकि जब आपका नाम आता है स्क्रीन पर, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपने सुनी कभी? बाबा बाबा माहिरा खान,
इस म्यूजिक के साथ आपका नाम आता है उसमें। नहीं, मुझे नहीं, मगर हमें नहीं पैसे वैसों की जरूरत क्या है, बिल्कुल। पैसों की ज़रूरत तो हम सबको है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ये फिल्म थी, ये हमने जिसे हम कहते हैं टोकन मनी के लिए की। अच्छा, जी, एक फिल्म का मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी, बताइए। उसका नाम है नीलोफर। थैंक यू। फवाद खान और आप उस फिल्म में हैं, आप अंधी बनी हैं। जी, फिर तो ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होगा। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लगे। आपने सुना क्या मैंने बोला? मैंने देखी फिल्म। नहीं नहीं, आपने देख ली फिल्म? जी, मैंने पूरी फिल्म देख ली। तो मैं जो आपको ऊपर, मैं आपसे जो बात, आपने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैंने देख ली। नहीं, मैंने पूरी फिल्म देखी है। आपके हाथ में थ्रू आउट सफ़ेद छड़ी है। हाँ, तो आपको क्या लगा? क्योंकि मैंने जी बताइए। अभी मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसको चलना चाहिए। ये एक बिट आई होप कि किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो, तो ये मैं नहीं, प्रोड्यूसर साहब तक पहुंचा दूं। नहीं, अच्छी है, अच्छी फिल्म है। उसमें फवाद शायर हैं, एक अदीब हैं, मतलब किताब नहीं, लिखते हाँ, राइटर है, राइटर है। और इंटरेस्टिंग, मज़े की है। अब एक सवाल जो आम सा होता है, मैं आपसे क्या बात करूं? अच्छा, ऐसा करें, अब आप मेरा इंटरव्यू करें। ठीक है, वेरी गुड। क्या पूछना चाहती हूँ मैं आपसे? हाँ, एक चीज़ पूछना चाहती हूँ जो शायद आपको याद ना हो, लेकिन मेरे बचपन की एक बहुत सॉलिड, ख़ास, मगर थोड़ी सी धुंधली मेमोरी है। हम लोग बच्चे सब होते थे, अलीज़े, मैं, हम सब, और आप कहानियाँ सुनाते थे। जी, एक कहानी सुनाते थे, उसमें आप शायद अपना बाल इस ये तरह यहाँ मूंछों की जगह बंद के, नाक बंद कर। हाँ, वो क्या कहानी थी? वो कहानी थी कि बच्चे नाक में दम कर देते हैं, तो मैं लपेट लेता था उसको। मैं डराता था बच्चों को, डराते थे? मैं हाँ करके हाँ, जाता। बिल्कुल फिर नहीं, वो एक मैं कहानी होती थी, और उस कहानी खामोशी में से खामोश 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 जाते, फिर मैं ब्लास्ट करता था। बिल्कुल, और वो मैं नहीं भूलती। वो मैंने अपने बेटे के साथ अंग्रेजी में बहुत सारी दफ़ा कहानियाँ बना के फिर अपनी ऐसे लपेट के उसको डराया है, इस तरह आपकी वजह से। मैं मुझ- इतनी सी थी ये, और मैं तो वहाँ अपने ख़ानदान के बच्चे बच्चियों के साथ बैठ जाया करता था, उन्हीं के बीच में, और कहानियाँ सुनाता था उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ये बताइए, अब पूछूं और जी सवाल, जी या आप कुछ कहना जी है? जी बताएं। आप उस वक्त, जो हम लोग जो इस वक्त याद रखते हैं कि पीटीवी का गोल्डन एरा, इनफैक्ट उससे पहले मैं एक और बात पूछना चाहूँगी। नॉस्टैल्जिया जो होता है, वो एक बहुत कमाल की चीज़ होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इमोशंस। मगर आपको ये नहीं लगता कि एज टाइम गोज़ बाय, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, हम हमेशा पीछे देख के कहते हैं वाह यार क्या वक्त था। हम ये क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग झूठ कहते हैं, क्या वक्त था। ईमानदारी थी, पैसे वैसे नहीं थे, रहते थे ईमानदारी से। अब ज़माने के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो वक्त बदला है, अब जो बच्चे, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, ये हम लोगों से 100 गुना आगे हैं, ये इतने ज़हीन हैं। अब वो एक तहजीब तमीज़ थी, अगर वो बरकरार है तो हर वक्त जो है गुजरा हुआ वक्त लगता है, वो आते ही रहता है घर में। वही दाल चावल, वो चटनी बन रही है, पापड़ भी है, गोश्त है, तो कोई बात नहीं।
अगर ये सब चीज़ें रोज़ाना अगर हों, एक ही खाना रोज़ाना खा सकता है आदमी, वो दाल चावल है, और कोई खाना रोज़ाना नहीं खा सकता। तो अब उसी तहजीब से ये पकड़ा है घर के अंदर। बुजुर्ग, सबसे बड़ी बात है बुज़ुर्गों के साथ तमीज़ से पेश आना। ये सिलसिला बाहर तो नहीं रहा है, अब ये दूसरे मुल्कों में तो सवाल ही पैदा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये तहजीब अभी बाकी है। पाकिस्तान में तो थी कि बुज़ुर्गों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे अभी भी अपने वालिदैन के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ इसी मुल्क का है काम। अब वालिदैन मना करें कि बेटी ड्रामा मत करो, तो बेटी नहीं करती। नहीं, मैं नहीं, आपके वालिदैन ने मना नहीं किया। वो समझते थे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप जिस रास्ते पे भी निकलेंगी वो रास्ता आपके लिए रोशन हो जाएगा, तो आपने उस रास्ते को रोशन कर दिया। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मतलब कि अभी भी खैर मेरी नानी तो चली गई, अल्लाह मियां को जन्नत नसीब करे, लेकिन मैं बहुत बहुत मोरनी को मोड़ ले गए जी, नानी, तेरी मोरनी को मोड़ ले गए। जो भी कुछ बचा था काले छोड़ ले गए। अच्छी नानी, प्यारी नानी, रूठा रूठी छोड़। तो नानी जो थी सोहेल राना मेरी, गाना है ये। हाँ? ये सोहेल राना का है, अच्छी नानी प्यारी नानी। तो नानी मेरी, मुझे बड़ा डर लगता था एक्चुअली जब मैं कभी साड़ी पहन के निकलती थी। पहली मरतबा साड़ी कब पहनी? चुपके? ओह, बहुत छोटी उम्र होगी मेरी, क्योंकि मैं अम्मा के दुपट्टों के साथ साड़ी बांधा करती थी, और अम्मा मेरी साड़ी नहीं पहनती, लेकिन मुझे बहुत शौक है, और मेरी नानी साड़ी पहना करती थी, और क्या कमाल पहनती थी। तो अभी भी मुझे डर लगता था, और अभी भी मैं सोचती थी कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा एक बच्चा है जो माशाल्लाह से अब 13 साल का है, लेकिन मुझे ये डर लगता था कि नानी ने देख लिया अगर मैं स्लीवलेस पहना हुआ है तो ये क्या कहेंगी। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है ये तो दिस इज़ फॉर एवर, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें बदलनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चे हैं बहुत ज़हीन, लेकिन ये तहजीब तरबियत मुझे नहीं लगता बदलनी चाहिए। चले अब 8-10 सियासी, अब तो 2-3 सियासी जमातें हैं, तो अब किसकी तरफ है? बोल दें, कोई बात नहीं, बिल्कुल कह दें। अभी एक फिल्म आई है, उसकी तरफ है, बताएं। मैं पठान की तरफ। अच्छा, जी जी। अच्छा। मायरा खान। सच बात यह है कि आप एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपकी दूसरी भी टॉक्स देखी हैं, ईमानदारी। एक बहुत अंडररेटेड चीज़ मुझे लगता है अब इस दुनिया में है। काम से ईमानदारी, रिलेशनशिप्स के साथ ईमानदारी। मुझे लगता है कि अब हम, एटलीस्ट मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोई ईमानदार आदमी आए इंशाल्लाह, किसी भी पार्टी का, लेकिन ईमानदार हो। और आजकल पता नहीं, ऐसा लगता है कि जब मैं, जैसे ऑनलाइन हम अब अपनी न्यूज़ ऑनलाइन देखते हैं, इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। आप कौन सी न्यूज़ पढ़ें, कौन सा पेपर उठाएं जिसमें कोई बात सच्ची है। मेरे 17 अकाउंट चलते हैं, मेरे 17 सोशल अकाउंट्स हैं नेटवर्क पे, और मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। लाइक नो, सीरियसली मेरे पास छोटा फ़ोन है, छोटा, उस पर हरा दबाओ तो बात हो जाती है। आपको पता है, कभी अम्मा मुझे भेजती हैं आपके कोट्स, और मैं कहती हूँ अम्मा शायद ये अन्य मामला नहीं। मगर उसमें बाजी बातें मेरी कही हुई होती हैं जी, और बाजी बातें मैं सोच भी नहीं सकता। बातें उसमें हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, और ये सियासत से ही रिलेटेड है।
जब पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था तो उस वक्त ट्विटर ये सारी चीज़ें हमारे ज़माने की हैं। थोड़ा सा एक्चुअली मेरे आने से थोड़ी देर बाद तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, अभी भी लिखती हूँ, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बहुत सारी चीज़ें लिखती थी। और एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि बस अब मैं नहीं और बोलूँगी, क्योंकि लोग गालियाँ देते हैं, लोग थ्रेटन करते हैं, आपको नहीं, सिर्फ आपके माँ बाप को गालियाँ पड़ती हैं, आपके बच्चे को थ्रेटन करते हैं, ब्लॉग्स, चैनल्स चीज़ें तोड़ मड़ोड़ के लगाते हैं। तो मुझे किसी ने कहा, एक इंडियन ही एक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा ये क्यों तुम इतनी सारी बातें करती हो, क्या है ये? पब्लिक जो है वो तुमसे सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहती है और कुछ नहीं, तो क्यों इस मसले में पड़ रही हो? बात यह है कि जो लोग तनकीद करते हैं मायरा जी, वो लोग दुनिया के सबसे बड़े डरपोक होते हैं। जो काम खुद नहीं कर सकते वो दूसरे को करते नहीं देख सकते, तो वो तनकीद करते हैं। तो लिहाजा उन पे तनकीद करने वालों पे ना जाएं, अपना काम करते रहें आप। नहीं तो आप क्या, आपको लगता है कि अदाकारों को, आर्टिस्ट को इस डायलॉग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? अगर सच है तो होना चाहिए, अगर दिल से आ रहा है तो होना चाहिए। तो मेरा मतलब है अगर झूठ ही झूठ होता है उनमें तो कोई बात सच नहीं होती, तो आप इग्नोर करें उसका जवाब ना दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे। अगर आपने जवाब दिया तो वो लाख गुना बात फैलेगी। जी, वो तो मैं एक बड़ा, मैंने एक उसको एक तरह से बांधा हुआ है अपने साथ कि मैं रिप्लाई कभी नहीं करती उस तरह, मगर जब चीज़ें बुरी होती हैं माशरे में तो आपका दिल चाहता है कि आप बोलो। छोड़ दे, माशरे बुरा है तो जाहिर है चीज़ें बुरी होंगी। सही बात, सही बात। अब ये बताएं, आपने कहा कि जाहिर है कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ हैं, क्योंकि आप तो मुझे उसी दिन हो गया था मालूम जब आप ज़ल्मी की एम्बेसडर हो गई थी, पेशावर की एम्बेसडर। नहीं, उससे उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पेशावर से तो है। पेशावर से हाँ है, फ्रंटियर से पठान का तो जी, है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम क्यों हारी? मेरी टीम, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम है, यंग टीम है, इट्स अ गुड टीम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे, बहुत अच्छी टीम है। मगर लाहौर कलंदर्स को जो ये टीम अच्छी है, की टीम ये टीम अच्छी है। और वो शायद अफरी का दामाद अच्छा खेला, बहुत अच्छा। अच्छा बैटिंग अच्छी की, 44 रन बना लिए। अगर आप एक आम सा सवाल जो डाइजेस्टों वाले करते हैं या मॉर्निंग शो में बच्चियां करती हैं, अगर आप पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई तो सबसे पहले क्या काम करेंगी? कवि साहब का एक डायलॉग था हमारी फिल्म में, कायदे आज़म जिंदाबाद। क्या उन्होंने किस तरह बोला था, तो उन्होंने कहा था, आई डोंट नो इफ़ आई एम करेक्ट, प्रॉपर डायलॉग क्या था पूरा, लेकिन कुछ इस तरह था कि या अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा करते कि सारी हराम की कमाई हलाल से फ़र्क दिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद यही दुआ करती, वज़ीर आज़म होती तो पता नहीं पहले क्या करती शायद। अगर ये बात करें, इतनी मेहनती कमाई करके आप ये दुआ मांगती? यही दुआ। इतनी मेहनत का काम करते हैं, ये जो अदाकारी करते हैं लोग, इससे मेहनत ईमानदारी काम तो और नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो जो लोग जी बिल्कुल, इसीलिए मांगती ये दुआ, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना तो यकीन है कि मेरा तुमने बात की अभी ना ईमानदारी की। जी, कायदे आज़म भी ईमानदार थे जी। 1 साल जिंदा नहीं रहे, मर गए।
इमरान भी ईमानदार हैं, 3.5 साल रहे, अभी हैं। ये मुल्क जो है, ये सरजमीन जो है, जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी तरह एक ईमानदार पूरे मुल्क को बेईमान कर सकता है। अकेला ईमानदार कुछ नहीं कर सकता। सही बात। एक पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। एक ईमानदार फौज को बेईमान कर सकता है, एक ईमानदार जुडिशरी को बेईमान कर सकता है, हर चीज़ को बेईमान। सबके बच्चों को बाहर पढ़ना है, सबको बड़े मकानों में रहना है, सबको अपना इलाज बाहर कराना है, तो ईमानदारी से नहीं होगा काम ये। आप भूल जाएं बेईमानी को। दुनिया भर में बेईमानी होती है दूसरे मुल्कों में, मगर वो तरक्की कर रहे हैं। खाली ईमानदारी पे बात नहीं करें। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आप बन जाएं वज़ीर आज़म, आप क्या करें? मैं सारे बेईमानों को माफ़ कर दूंगा, वो खुद ही छोड़ देंगे बेईमानी, सबको आज़ाद करूंगा। 23 करोड़ की आबादी है, अगर रियासत मदीना बन गई तो 19 करोड़ के हाथ कटे हुए होंगे। बिल्कुल। पूरा मुल्क जो है यूं यूं घूमेगा तो क्या लगेगा। अल्लाह ना करे रियासत मदीना पुरानी वाली बने, तो वहाँ तो इंसाफ, गर्दन, हाथ, अलम सब। तो रियासत मदीना अगर वहाँ का जो इंसाफ था वो बन जाए। बिल्कुल। इंसाफ यही था, गर्दन काटो, हाथ काटो, ये काटो। और बाकी जो अगर नई रियासत मदीना है, अगर वो बन गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर तो अजाब और आएगा। चलिए दुआ मांगना चाहिए हम सबको। आई थिंक ये कर ले। बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं। और ये जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, जो खुश हैं आपको देख के, बल्कि बुजुर्ग ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि मैं समझ रहा था खाली बच्चे आएंगे इस प्रोग्राम में, मगर सब बगैर बीवियों के आ गए। तो चले अच्छी बात है, मगर ये बताएं कि कोई कहना चाहती हैं इन बच्चों से कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे और मैं जितनी सच्चाई से जवाब दे सकती हूँ दूंगी। और अनवर साहब से भी शायद कुछ पूछना। नहीं, मुझसे बहुत सब पूछ चुके हैं। अच्छा। अच्छा, चलिए मैं एक बच्चे की तरफ से सवाल करता हूँ खुद आपसे। अच्छा। मायरा पा, ये बताएं ये गोल्डन बाल कब कराए? अच्छा, इस पे हम नहीं बात करें, इस पे थोड़ी बताइए क्यों कराए? मैं आपको बताती हूँ। ये पहली दफ़ा है जिंदगी में कि ये जब आप रियली थैंक्स लुक्स गुड मगर चले चले बहुत तारीफ हो गई। लेकिन नहीं, ये अम्मा को तो बहुत बुरे लगते हैं गोल्डन बाल जो करवा के आई हैं, ये गोल्डन बाल। गोल्डन। और ये पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं हमेशा मतलब मेरे जो नॉर्मल बाल होते हैं कभी भी डाई नहीं कराए, मगर शायद कोई मिड लाइफ क्राइसिस है मामू, कुछ हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा आप कुछ कर दें, बस कुछ भी कर दें। मगर पहली मरतबा किसी पे अच्छे लग रहे हैं। सच? तो मगर इनको खुदाफिज कर दें क्योंकि अब ये जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है साड़ी का पल्लू सर पे रखा हुआ है। हेडक्वार्टर से अच्छा, सवाल जवाब नहीं करने। सवाल जवाब नहीं करने। आवाज सवाल जवाब नहीं करने। सवाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? क्यों नहीं? कुछ नहीं होगा। नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं। यहाँ आर्ट काउंसिल ने मना है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ सिर्फ अहमद शाह के लिए सवाल कर सकते हैं।
और किसी के बारे में कुछ पूछने का किसी सही। को हक ही नहीं। हक ही नहीं, बिल्कुल सही। ये मुझे आज बात समझ में आ गई है। तो ठीक है। शाह साहब की वजह है कि इस तरह के हॉल में, ऐसे प्रोग्राम में हॉल भरा हुआ है, तो ये कमाल शाह साहब का है। सही। हाँ, बिल्कुल। रोज़ाना कमीज़ पतलून पहन के आते, आज कोट पहन के आ गए। शाह साहब, वजाहत की जरूरत नहीं है। चलें, आप लोग आए, माहिरा से आपने मुलाकात की, अभी अब चले जाएं आप लोग, तो फिर Let the audience आप ये ask बताएं questions, no? कि मैं बात कर रहा जी, था जी, कि पाकिस्तान के हालात की, जी। तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या नहीं, कहता है? मुझे तो अब इजाज़त नहीं है, जी? मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, आप कहे ना। हेलो अनवर भाई, मैंने तो रोका नहीं सवालों से। ओह, नहीं, तो मुझे तो आप बिल्कुल कर लें। आपने नहीं रोका है, मगर आपको जो तनख्वाह दे रहा है उसने रोका है। अनवर भाई, आपको पता, मैं तो 20 साल से बगैर तनख्वाह के काम करता हूँ। जी, जी जी, बिल्कुल जरूर। सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है सवाल जवाब का। तो कर रहे अस्सलाम वालेकुम माहिरा खान। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू। आज मैंने आपको बेटा, पहली आवाज़ नहीं आ रही दफ़ा है। हाँ, बात। अच्छा, आज मैंने आपको आज पहली दफ़ा देखा है। आई जस्ट कांट बिलीव माई आईज। जैसा ओम शांति ओम में शाहरुख खान को हुआ था ना, वही वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स दैट वन थिंग दैट मेक्स माहिरा खान दी माहिरा खान? इस सवाल का तो अब जवाब बोलिए, नहीं है मेरे आप शी माहिरा खान बोलिए। दी माहिरा खान। मैं कह रहा हूँ शी माहिरा खान बोले। आई एम गोल्डन। टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी। मुझे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क, फिर माहिरा खान है। अस्सलाम वालेकुम। अनवर मकसूद साहब और माहिरा खान साहबा, आप दोनों से मुझे एक क्वेश्चन है जिसमें शाह साहब भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने कोशिश भी की है आजकल न्यूप्लेक्स, साइनप्लेक्स, और मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप उनकी हालत देख रही हैं किस तरह से बद से बदतर होती जा रही है। अहमद शाह साहब ने भी कोशिश की है कि जिन मूवीज़ की वजह से जिस मूवी की वजह से शोहरत तो अल्लाह ताला ने आपको अपने ड्रामों से भी बहुत दी है, लेकिन इंडियन फिल्म की वजह से थोड़ी बहुत शोहरत आपको शायद ज़्यादा मिली हो, तो उन मूवियों पे ये बैन क्यों ख़त्म नहीं हो सकता? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको सलूट पाकिस्तान मेरा एक सवाल था कि आपने मेरा एक सवाल था, आपने किया था एक है निकाल, तो यू पोर्ट्रेड एन आर्मी डॉक्टर, तो आई वॉच्ड इट, तो उसमें ये था कि आपने थोड़ा बहुत उनकी हार्ड वर्क इस तरह नहीं दिखा सकी। लाइक आई हैव सीन माई मदर वर्किंग इन आर्मी, माई फादर वर्किंग इन आर्मी, तो उस तरह की आप अगर कुछ आगे कर सकें कि उनकी हार्ड वर्क को, जिस तरह वो स्ट्रगल करते हैं या काम करते हैं अपनी, तो अगर आप उसको वो दिखा सकें, आपने जो उनको उनसे लर्न किया मेजर निगार से,
अगर वो बताना चाहें। जो मैंने उनसे सीखा और जो उनकी हार्डशिप्स आप उनको और पाकिस्तानियों को दिखा सकें अगर। वो करें जो पोर्ट्रेट किया आपने उनको, जी बिल्कुल, उसके पीछे एक हार्डशिप मिसिंग थी, कहाँ उसके से? पीछे हार्डशिप मिसिंग थी। जी ओके, आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डाल भी नहीं पाए शायद इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें उस ड्रामे में बहुत सारी छोटी छोटी जैसी चीज़ें हैं। आई मीन डॉक्टर एक प्रोफेशन, चाहे वो आर्मी का हो या जहाँ भी हो, क्या वो एक प्रोफेशन है? आप कॉन्स्टेंटली ऑन कॉल हैं, आप घर छोड़ के लोगों के लिए खड़े हुए हैं, बस खड़े हुए हैं, यू नो। और ऑफ कोर्स जब आप आर्मी डॉक्टर होते हैं तो द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वॉर, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ, बहुत मुश्किल लाइफ होती है। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के 22 लाख डॉक्टर बाहर हैं। अगर वो पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान की आबादी 2 करोड़ होती। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, जहाँ वो रहते हैं, जिस तरह वो रहते हैं, जो वो काम करते हैं, और वैसे भी इट्स अ वेरी वेरी टफ लाइफ। वो पूरा प्रोसेस आर्मी में, फौज में आना और अल्लाह पास करना, वो बहुत अच्छा। आई एम सॉरी, ये तो एक मेरा सवाल है। मैं समझा शाहजाद मुझसे कह रहे हैं। मुझे भी ये मैं तो डर गई। मैंने कहा मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव वॉच्ड यू फ्रॉम हमसफ़र, ठीक है, और आई गेस हमसफ़र को मैंने 50 बार देखा है, 50 बार। आप कोई भी सीन उठा ले, मुझे उसका हर सीन याद है। मेरा मतलब है तुम्हें कोई काम नहीं है और सर काम है सर। आई एम स्टडीइंग प्रोफेशनल साइकोलॉजी फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी एक ऑफ नौजवान, एक साइकोलॉजिस्ट जिसे अपना काम करना चाहिए, वो हमसफर देख रहा है। सर 13 साल की उम्र। अच्छा, मेरा एक सवाल है मैम, सिंपल सा। आई हैव बीन यू नो सीइंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड योर फेसबुक अकाउंट एज वेल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, और ये सिर्फ आप पे नहीं होता, बहुत सारे एक्टर्स पे होता है। आई गेस पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे होता है। कोई भी बात आप लोग कहते हैं, तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि जो बड़े हमारे जाइंट मीडिया हाउसेज हैं, या जो प्रोमिनेंट नेम्स है मीडिया इंडस्ट्री के, उनको कोई स्टेप लेना चाहिए, या गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ इतनी तो यू नो कुछ हो ऐसा जो इन लोगों को या इन चीज़ों को रोक सके, हमारी साइबर क्राइम कुछ तो ऐसा हो। बिकॉज जो रियल फैंस है ना, वो नहीं पसंद करते कि हमारे एक्टर्स को, हमारी जालिमा को कोई कुछ बोलता है। ये मेरे ख्याल में ये सवाल गिनीज बुक में आएगा, इतना बड़ा सवाल। जवाब दें। जवाब दूंगी। पहली बात तो ये बिल्कुल तनकीद करते हैं, और मुझ पे तो मुझे लगता है बिला वजह लोग काइंड ऑफ पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या नहीं, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि जैसे हमारे वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं ना, कि आपको अपना NIC हर चीज़ देनी पड़ती है, और फिर आपको वो वेरीफाई करता है, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। तो मुझे लगता है कि अगर हर इंसान का वेरीफाइड अकाउंट हो तो उसकी मजाल ना हो कि कुछ कहे। प्रॉब्लम ये है कि आप अनोनिमसली ये कर रहे होते हैं। मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि शायद हम में से आज कोई है यहाँ, कोई जो ट्रोल करता होगा, जो लिखता होगा कुछ, मगर अगर वो हमारे सामने आ जाए एज हिम, उसकी शक्ल अपनी है, उसका नाम अपना है, तो वो कभी भी मुंह पे बदतमीजी ना करे। I think the problem is the anonymity of it all, you know, कि आप बस बैठे हुए एक कंप्यूटर के पीछे और आप बिल्कुल anonymous हैं। अगर आप, मैं तो कभी नहीं कर सकती ना, मुझे अगर दिल भी चाहे कि मैं कहूँ I don't like you, क्योंकि सबको पता होगा कि ये माहिरा लिख रही है। So yes, so I think that's something I wish that social media, I hope we can do that, because if everybody was verified, they would be thinking about their own respect first. I don't want to ask a 10-minute question. All I want to... Hello. जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी मैं इधर हूँ। बीबी यहाँ। आपकी अम्मा के साथ।
मैं 10 मिनट का सवाल नहीं पूछना चाहता, ना तकरीर करना चाहता हूँ. I just want to compliment both of you for bringing so much of joy into our lives. शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप कुछ पेश करेंगे? नहीं चाह रहे कि हम यहाँ से हिलें। क्वेश्चन खत्म। चल लास्ट सवाल ले लेना। सलामुअलैकुम माहिरा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। माहिरा, मेरा ये सवाल आपसे है कि लोग आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, तो कोई ऐसी तनकीद कि जिसने आपको इतना हर्ट कर दिया हो कि आप कभी रो पड़ी हो देखकर, कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत हर्ट किया हो? मायरा तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत रोना आया इस बार। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। बेटा ऐसी कोई तनकीद पे रोता नहीं आदमी, खिड़की के बाहर जाके गाली देता है। कोई रोता नहीं है तनकीद। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि ये क्या बात है। मगर ठीक है, मुझे लगता है कि अपने जब कुछ बोलते हैं ना या क्रिटिसाइज करते हैं, माना अगर तनकीद सही है ना तो फिर उससे मज़ा भी आता है। ऐसे हाँ, मुझे तो मज़ा आता है कि मुझे तनकीद कोई सही कर रहा है तो वहाँ गिल्टी फील करता है कि ये मैं ज़्यादा अच्छा कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल, था। बिल्कुल। इसी वजह से तनकीद बिल्कुल। का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो फिर मज़ा आता है। और मुझे कमेंट्स कभी कभी पढ़ने में भी मज़ा आता है जहाँ वो एक्चुअली मेरे कुछ ऐसी चीज़ों पे मजाक उड़ा रहे हैं जो मेरी दोस्तें भी करती हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो पर्सनल हो जाते हैं और तो फिर ऑब्वियसली आपको बुरा नहीं लगता, आपको उनके लिए बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली लगता है वो बेचारा, इसकी क्या ज़िंदगी होगी कि ये मुझे ये सब बकवास दिख रहा है। तो अगर मेरी आपकी उम्र बराबर होती तो मैं आपसे ऐसे सवाल करता कि आप चीख पड़ती, मगर मैं क्योंकि आपके अब्बा से भी बड़ा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई सवाल आपसे ऐसा नहीं किया जिसकी बहुत से लोग तमन्ना कर रहे हों कि अनवर मकसूद क्या सवाल करेगा। मगर ये कि अपने बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो सवालात तो हो ही नहीं सकते। जी आप फिर बताइए। आई थिंक वो एक वहाँ बहुत यहाँ भी कोई एक चीख रहा साहब था। ओके, मेरा क्वेश्चन कहें या आइदर एक सजेशन कहें कि जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री जो है वो लव स्टोरीज़ के ऊपर ड्रामे बनाती है और मूवीज़ बनाती है लव स्टोरीज़ को एम करते हुए, तो क्यों ना मूवीज़ हम बनाएं जो है पाकिस्तान का एज अ कलेक्टिव इमेज बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी बेहतर करने के लिए। क्योंकि अभी जैसे एक बात क्वेश्चंस के बीच में आपने शुरू की कि एक सवाल आपने पूछा कि कौन सी पार्टी को आप फेवर करती हैं या किस तरह से, तो हम अपनी जो है वो ड्रामाज में भी और इन चीज़ों में भी पार्टी फेवरिज्म पे नहीं, एज अ कंट्री हम जो है वो अपना इमेज बेहतर करने के लिए उसको एम रखते हुए ड्रामाज बनाएं। ठीक है बेटा, मेरा मतलब है अगर मैं एक ड्रामा बनाऊं जिनमें सिंध और बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही है, पंजाब और सरहद में लड़ाई हो रही है, ये जब तक अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे बेटा, मुल्क पे ऑलरेडी ड्रामे चल रहे हैं सारे, हर सुबह ड्रामे से भरा हुआ है, तो क्या ड्रामे बनेंगे। दुआ करो मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो फिर हर ड्रामा जो है पाकिस्तान की मोहब्बत भरी हो। चलें आपको जाना है। मैं एक चीज़ कहना जी, चाहती हूँ, जरूर। पता नहीं आप अग्री करते हैं या नहीं, मगर मुझे ऐसा बहुत लगता है कि आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान में, हम लोग काम करते हैं, वी डोंट आस्क द गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग, लाइक ही सेड वी ब्रिंग जॉय, वी ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द बेस्ट दैट वी कैन बी बेटर, ऑफ कोर्स वी कैन बी बेटर, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। हमें क्या इन प्रोड्यूसर्स को मिलता होगा फिल्म बनाने से कि हम सब लगे हुए कि फिल्म बनाएंगे, अच्छा ड्रामा बनाएंगे, चाहे जैसे भी हो। आई थिंक that we are actually putting out the single most nicest image of Pakistan to the world.
why are we are being told to improve? I think that we need the government to support us a lot more than it does. Recognize us, which finally it has. Because I think we are the softer image. We do provide that. अब जब बाहर जाते हैं तो लोग हमारे ड्रामों के ही बारे में बात करते हैं, हमारी फिल्मों के ही बारे में बात करते हैं. So I think we are doing that. I think. Thank you so much. And Myra, we understand that. That's why Arts Council of Pakistan, Karachi, is giving you the award of Cultural Ambassador of Pakistan. So, please come. And it's very heavy. And the sculptor is in front of you, Mr. Shahid Rassam, renowned sculptor of Pakistan. Please come, join us. It's an art piece made by him.